कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपनी यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, काफ़ी एक अच्छा बेस को जाना था। उससे रिलेटेड बेस से जितना भी बात था सारे अच्छे ढंग से हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग जो है उसी नाम पर आधारित जो है टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे। स्पर्श रेखा से रिलेटेड बात को पढ़े थे, वृत्त से रिलेटेड बात को पढ़े थे। आज उसी वृत्त के प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे वे में आप लोग तैयार होंगे, फिट होंगे, पूरे अच्छे माइंड से आप मेरे साथ बने रहेंगे कुछ देर तक। और भाई मेरे आज जो मैं बताने वाला हूँ वो एग्जाम में क्वेश्चन आने का जो है चांसेस बहुत बना रहता है। और जो वृत्त पर आधारित जितना भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि किसी तरह का कोई माइंड में आपके टेंशन होगा, तनाव होगा, प्रेशर होगा तो सबको फ्री माइंड से किसी को दे दीजिए, बांट दीजिए, किराए पर दे दिए। लेकिन मेरे साथ कुछ देर कुछ पल आप जो है पूरे अच्छे वे में बने रहें, क्योंकि ये कुछ देर और कुछ पल में एक अच्छा कंटेंट मैं आपको दूंगा, एक अच्छा भरोसा आपको दूंगा जो मैथ से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बिना इधर उधर की बातें करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और याद रहे कि मेरे चैनल को आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ ये सारे काम को कर दें ताकि मैं एक अच्छे वे में एक अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं। चलिए भाई अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं भाई मेरे, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम देखेंगे। वृत्त पर आधारित जितना भी प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में हम उसी क्वेश्चन को फोकस करेंगे, ठीक है। किसी अदर क्वेश्चन को मेरे को फोकस नहीं करना है, कारण ये है और ना ही आपको करना है क्योंकि आपके सामने जो है समय जो है काफ़ी छोटा बच रहा है और इस छोटे समय में हमें जो है नंबर जहाँ से मिलते हैं वैसे टॉपिक को हम लोगों को देखना है, ठीक है। बेकार वाले टॉपिक को जो है साइड कर देना। जिस टॉपिक से रिलेटेड आने के क्वेश्चन चांसेस बने होते हैं, जिससे टॉपिक में काफ़ी भरोसा होता है एग्जाम में, तो उसी टॉपिक को हम लोग देखना है, पढ़ना और समझना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आया। चलिए अब हम आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि अगर नए बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं तो वो भी समझ लें चीज़ों को क्या कहते हैं, ठीक है। भाई मेरे कल हम लोगों ने स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ा था कि जिसको हम लोग टेंजेंट टू द सर्किल के नाम से जानते हैं। उसके बारे में पढ़ा था कि वृत्त के अंदर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि वृत्त के अंदर जब स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वह रेखा छेदक रेखा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने बाई फिगर समझा था, इस वे में स्पर्श रेखा नहीं होती है। अगला पॉइंट ये समझा था कि वृत्त के ऊपरी वाले भाग पर स्पर्श रेखा खींची जाती है और जहां पर ये भाग सटता है जिसको हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। और ये जो रेखा आगे की ओर गमन करती है तो इस रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा का डिफिनेशन होता है, टेंजेंट लाइन का जो डिफिनेशन होता है उसका ये होता है कि वृत्त के ऊपरी वाले भाग से गमन करने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। आगे चल के हम लोगों ने देखा था मेरे भाई कि बाह बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो आपका आंसर था कि सर बाह बिंदु से जो वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या जो होती है वो आपके सामने जो होता है मेरे दोस्त कितना होता है, 2 होता है। बाह बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आपका आंसर 2। कितना स्पर्श रेखा, तो 2 होती है। इतनी बात समझ में आया। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ पॉइंट को देखा था कि स्पर्श रेखा मेरे दोस्त और स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में जो स्पर्श रेखा और साथ ही साथ जो है त्रिज्या का जो रिलेशन होता है आपस में, ये दोनों का रिलेशन 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। हम कह सकते हैं कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा के साथ जो झुकाव होता है वो 90 डिग्री का होता है। इतनी बातों को समझे थे। उस पर आधारित हम लोगों ने प्रॉब्लम एक देखा था कल की क्लास में। क्या देखा था कि यदि मान लिया ये त्रिज्या का ये केंद्र है जिसको हम लोग सी कहते हैं, सेंटर है, इसका नाम हमने मेरे दोस्त क्या दे दिया, ए दे दिया, और इसका नाम क्या दे दिया, बी दे दिया। अब हम कहते हैं कि बाहरी जो बिंदु ओ था इससे इस पूरे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचा गया। कितना स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा खींचा। एक स्पर्श रेखा का नाम जो है ओ ए बना और दूसरा स्पर्श रेखा का नाम क्या है, ओ बी बना। दूसरा स्पर्श रेखा का नाम क्या बना, ओ बी। तो याद रहे कि जब बाह बिंदु से, जब बाह पूरी तरह से कान को, माइंड को ओपन कर लिए, क्योंकि ये चीज पड़ाका की तरह फूटने जा रहा है और ये चीज को आपको माइंड में फिट करना है। क्या करना है कि जब बाह बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा खींची जाती है तो याद रहे कि बाह बिंदु से तो 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है। सबसे पहला जो टेंशन आपको दूर होना चाहिए कि बाह बिंदु से महत्तम और मैक्सिमम स्पर्श रेखा की संख्या होती है वो कितना होती है, 2 होती है। वो कितना होती है, 2। तो याद रहिए जो 2 स्पर्श रेखा होती है मेरे भाई एक दूसरे के बराबर होता है। एक दूसरे के क्या होता है, बराबर
होता है, ये आपका थ्योरम है, ये आपका प्रमेय है। और मैंने आपको ये प्रमेय, ये थ्योरम पूरे अच्छे वे में बताया था, कहीं पर कोई पॉइंट इससे मैंने नहीं छोड़ा था। आपको भी पूरी तरह से ध्यान होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि स्पर्श बाह बिंदु से दो स्पर्श रेखा जो वृत्त पर खींची जाती है, वो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है इक्वल होती है। इतने सारे पॉइंट को, इतने सारे अंदर की बातों को, स्पर्श रेखा से रिलेटेड जितना पॉइंट था, इतनी सारी बात को हम लोगों ने जाना था। और इसी बात पर आगे चल के इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। क्या मिलता है, आप मेरे साथ बने रहें भाई मेरे। यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह से एक बन जाता है समकोण त्रिभुज OAC बन जाता है, ये 90 डिग्री आपके सामने ये दे रखेगा, ये दे रखेगा, ठीक है। और ये आपसे पूछ देगा कि OC क्या होगा, इतना बराबर वाट कर देगा। कभी कभी आपको कर्ण दे देगा, आधार दे देगा, लंब पूछ देगा। कभी कभी आपका लंब दे देगा, आधार दे देगा, कर्ण पूछ देगा। यानी हम लोग समकोण त्रिभुज के लिए जो पाइथागोरस प्रमेय है उसी से रिलेटेड बाय फिगर के माध्यम से हम लोग बनाएंगे। और इतनी ही बात को आप माइंड में फिट कर लें कि स्पर्श रेखा जो होता है इसी वे में क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इससे आगे कुछ भी नहीं आता है। यदि ये बेसिक आपके पास है तो काफी आसानी वे में आप बना लेंगे, कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आप ये पॉइंट को समझ गए होंगे, कहीं पर से परेशानी आपको नहीं होगा। तब हम लोग जो है अब अगले टॉपिक पर आते हैं। इतने पढ़ने के बाद हम लोग वृत्त से रिलेटेड बात को जानते हैं। आइए मेरे साथ आप बने रहें। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या है कि आज का जो टॉपिक, आज का जो टाइप पढ़ेंगे मेरे दोस्त, वो टाइप है वृत्त से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए उस प्रॉब्लम क्या कहता है। तो सबसे पहले क्या है कि उस प्रॉब्लम को वृत्त से रिलेटेड बात को जानने की, पृष्ठ क्षेत्रफल से रिलेटेड जो आपका टाइप है, जो आपका क्या कहता है, जैसे आपका बुक है, इस बुक में आपका दिए हुआ वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वो एरिया रिलेटेड टू सर्किल, यही पूरे चैप्टर को हम लोग देखने जा रहे हैं। यही पूरे चैप्टर को हम लोग क्या करने, पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए मेरे साथ आप बने रहें। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें फॉर्मूला पर कमांड करना, हमें जो है वृत्त वाले पार्ट को देखने से पहले इस वृत्त में क्या क्या होता है वो चीज को जानना। तो सबसे पहला जो इसका क्षेत्रफल को जानना, क्या जानना है, क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल, जिसको हम लोग एरिया के नाम से जानते हैं, इतना बड़ा फॉर्मूला है, तो होता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर। इतना बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ गए। अगला जो फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग वृत्त का परिधि कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, वृत्त का परिधि कहते हैं। और परिधि जिसको हम लोग सरकमफ्रेंस इंग्लिश में नाम से जानते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। अगला जो हम लोग देखने जा रहे हैं, एक होता है व्यास, एक होता है व्यास, जिसे स्मॉल d से सूचित किया जाता है, और d बराबर 2r होता है। d बराबर क्या होता है, 2r। तो r बराबर जो होता है मेरे भाई d/2, r बराबर क्या होता है, d/2। त्रिज्या जो होता है हमेशा व्यास का आधा होता है। ये सारे पॉइंट को हम बता दिए थे कि व्यास किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, परिधि किसे कहते हैं, वृत्त किसे कहते हैं, ये सारी चीजों पर, टॉपिक पर चर्चा हो गया था। लेकिन आज के क्लास में इससे रिलेटेड जो है हम बात को समझेंगे कि वहां पर कैसे हम लोग बनाते हैं। जब प्रॉब्लम हमारे साथ आ जाता है, त्रिज्या दिया रहता है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, या उसके सामने आपको जो है इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन को हम अभी तुरंत ही देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के लिए। आप पूरी तरह से अच्छे वे में बैठ जाइए, समझ लीजिए, क्योंकि आज का जो क्लास है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इतना पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब देखो आप क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन क्या कहता है, आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड है, कोई अदर बुक से मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि टाइम काफी कम है। अदर बुक में जाएंगे वहां पर टेंशन काफी होगा, इसलिए जिस बुक आपका सफिशिएंट माना जाता है वही बुक से पढ़ाना जो होता है अच्छा होता है। चलिए आज का क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि एक जो है वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त का व्यास जो है कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। यानी एक वृत्त का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि क्या होगी, तो इसकी परिधि बताना है, इसकी परिधि बताना है, इसका परिधि बराबर वाट है। ठीक है, इसका परिधि को बताना है कि क्या होगा। तो आइए सबसे पहला क्लास का प्रॉब्लम को हम लोग देखने जा रहे हैं। वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल से रिलेटेड ये बात है, वृत्त से रिलेटेड ये बात है, उसका टॉपिक है, उसके प्रॉब्लम को हम देख रहे हैं। भाई मेरे सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वृत्त का व्यास दिया हुआ, तो ये टॉपिक वृत्त का हो रहा है, तो बनाने का तरीका सबसे पहले तो हमने हल लिखा। चैप्टर में पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं जिस चैप्टर को, वह चैप्टर का नाम है वृत्त, वह चैप्टर
चैप्टर का नाम है सर्किल, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर सर्किल। लिखने में कोई कंजूसी ना करेंगे, कंजूसी करेंगे तो फिर ना तो समझ पाइएगा और ना ही आगे बढ़ पाइएगा, इतनी बात को ध्यान देंगे। अब यहाँ पर वृत्त में लिख रहे हैं, ऑलरेडी जो आपके सामने क्वेश्चन में कंटेंट दिया हुआ रहता है सबसे पहले उसको हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं। तो आपके सामने व्यास दिया हुआ, क्या दिया हुआ, व्यास। यहाँ पर व्यास बराबर जो है मेरे भाई वो आपको 14 सेंटीमीटर। आपको मालूम होना चाहिए कि व्यास का मतलब हुआ कि जिस तरह से ये सर्किल बना, ये बीच का इसका सेंटर है, ये व्यास है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास एक वैसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, जिसका दोनों छोर वृत्त की परिधि पर हो और साथ ही साथ वह जो गमन करती है रेखा वृत्त के केंद्र से, यानी इस वे में हुआ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी r और r जुड़ता है तो 2r बनता है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, जैसा कि मैंने कल की क्लास में समझाया था, ज्यादा इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब व्यास बराबर यानी हम लिख सकते हैं कि 2r बराबर 14, इसलिए मेरे दोस्त r बराबर क्या हो गया कि 14/2 हो गया। इतना काम कर लेंगे। जब इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो आपके सामने जो वृत्त है उसका जो त्रिज्या आया मेरे दोस्त, मान लिया इस स्ट्रक्चर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये O है और ये जो आपको R है, तो ये R जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आया, 7 सेंटीमीटर। लेकिन आपके सामने क्वेश्चन चाह रहा है कि परिधि, या क्या चाह रहा है, परिधि। तो परिधि के लिए हम लोग जानते हैं कि अब हम लोग क्या निकालेंगे, जब त्रिज्या दे रखा हो तो परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2πr। परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। बात समझ में आया, 2πr, 2πr यानी 2πr। अब पाई जो होता है एक चिन्ह होता है, बात समझ में आया। पाई क्या होता है, एक चिन्ह होता है, और जिस चिन्ह का वैल्यू जो होता है वृत्त के रिलेटेड में कि पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं। सामान्यतः वृत्त से रिलेटेड प्रॉब्लम में पाई एक जो है चिन्ह है जिसका संकेत है, और इसका मान जो है समानता बनाने के क्रम में, सॉल्यूशन के क्रम में, हल के क्रम में हम लोग 22/7 पुट करते हैं। और r का वैल्यू कितना है, 7 है, हम यहाँ पर 7 रख दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब नहीं होना चाहिए तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, कट गया। तो 22 दूनी कितना हो गया मेरे भाई, 44 हो गया। तो यह जो 44 हो गया, ये 44 सेंटीमीटर आया। इस तरह से आज के क्लास का वृत्त से रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो है पूरी तरह से क्लियर हुआ कि इसका परिधि जो होगा 44 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, 44 सेंटीमीटर। यदि आपसे कह देता आगे चल के इसका एरिया ज्ञात करें, यानी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो कुछ भी नहीं करते। एरिया के लिए फॉर्मूला πr² होता, 22/7 होता मेरे भाई। r का वैल्यू 7, r तो वही रहता, r तो बदलता नहीं, 7 से 7 इंड हो जाता है, 22×7=154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी परिधि एक दूरी था, तो दूरी का जो होता है किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया था, इसलिए हम भी क्या लिखें, सेंटीमीटर में। लेकिन एरिया जो होता है वर्ग मीटर में होता है, वर्ग किलोमीटर में होता है, वर्ग सेंटीमीटर में होता है। जनरली हम लोग शॉर्ट में से वर्ग को ना लिख के सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, मीटर स्क्वायर लिखते हैं, किलोमीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो आपके सामने इसका एरिया आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आज की क्लास का पहला क्वेश्चन पूरी तरह से पोस्टमार्टम हो गया, कहीं पर कोई पॉइंट इसमें नहीं बचा। चलिए, उम्मीद है आप इसको राइट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट कर लें। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन के पास आ रहे हैं। जो दूसरा इसी तरह से आपका क्वेश्चन 1 नंबर का बनेगा, या 1 नंबर से और 2 नंबर का भी बन सकता है, लेकिन हम लोग जो है तरीका जो है चलने का पथ आप यही रखना, इससे भटकना मत। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहें। आज की क्लास में बार बार कह रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वृत्त से रिलेटेड बात का। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देखने जा रहे हैं, 2। भाई मेरे क्वेश्चन 2 ये कहता है, क्या कहता है, देखिए आप, कि दो वृत्तों की परिधि का अनुपात दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि दो वृत्त की परिधि का अनुपात, दो वृत्तों की परिधियां दो वृत्तों की परिधियां जो है, दो वृत्तों की परिधियां का अनुपात 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में है, ठीक है, अनुपात में है। तो आगे कहता है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। तो उनकी त्रिज्या का अनुपात करें, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात बताना, त्रिज्या का अनुपात बताना। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अनुपात बराबर वाट है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि दो वृत्त की परिधि का अनुपात 2:3 है।
तो उसमें उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। सबसे पहला तो क्वेश्चन को हम लोग जज करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि वृत्त जो है दो बात हो रहा है, वृत्त क्या बात हो रहा है, दो, इसका मतलब इसका त्रिज्या भी क्या होगा, दो होगा। अब देख रहे हैं कि पहला वृत्त की परिधि 2 है, दूसरा वृत्त की परिधि 3 है, तो यानी इससे समझा कि दो अलग अलग वृत्त की बात हो रही, दो क्या क्या अलग अलग वृत्त की बात हो रही। जब दो अलग अलग वृत्त की बात हो रही है इसका मतलब कि दो अलग अलग त्रिज्या का बात होता होगा। इतना बात समझ में आया। दो अलग अलग वृत्त की बात हो रही है तो इसका मतलब दो अलग अलग त्रिज्या का बात हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि एक त्रिज्या यदि R1 मानते हैं तो दूसरा त्रिज्या क्या मानते हैं, R2 मानते हैं। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। इस वे में तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई टेंशन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। या ऐसा ना समझे तो अपने माथे को आप फोड़ लिए, आपसे बदतर कोई भी नहीं। बात समझ में आया। फिर आप दीवार में सर पटक लो, क्योंकि इतना छोटे छोटे क्वेश्चन आप नहीं समझ पाओगे तो 10th क्लास में मत रहो। 10th क्लास से आप फिर 5th क्लास में और 4th क्लास में एडमिशन ले लो। बात समझ में आया। तो हम देखते हैं कि वृत्त की दो अलग अलग परिधियां, इसका मतलब उसकी त्रिज्या भी अलग अलग होगी। भाई मेरे, ये पहला वृत्त हो गया और ये दूसरा वृत्त हो गया, ठीक है। इनकी परिधियां का अनुपात जो है, पहला वृत्त का परिधि है हुआ ये और दूसरा वृत्त का परिधि हुआ, ठीक है। पहला वृत्त का परिधि, दूसरा, पहला वृत्त का परिधि का अनुपात 2 है और दूसरा वृत्त का परिधि का अनुपात 3 है। दूसरा वृत्त की परिधि का अनुपात क्या है, 3 है। तो हम कह सकते हैं कि पहला वृत्त का परिधि का अनुपात ये दे रखा है, ठीक है। उनकी त्रिज्या का अनुपात मालूम करना है, उनकी त्रिज्या का अनुपात मालूम करना है। तो फर्स्ट वृत्त है, इसका परिधि जो है, इसका परिधि जो दिया हुआ है आपका 2 पाई आर दिया हुआ। तो 2 पाई आर बराबर कितना है मेरे भाई, ये क्या है, 2 है। 2 पाई आर बराबर पहला वृत्त में कितना अनुपात है, 2 है। तो 2 से 2 कट गया। यदि हम पहला वृत्त है तो R1 जाते हैं, यानी पाई R1 बराबर हो गया आपका 2, पाई R1 बराबर 2 हो गया। दूसरा वृत्त में जब बात करते हैं तो यानी पाई R2 इसका परिधि होता है, तो पाई R2 बराबर जो है 3 है। बात समझ में आया। पाई R2 बराबर क्या होता है, 2 पाई R2 बराबर 3 है। तो हम कह सकते हैं कि R2 बराबर क्या हो जाएगा, या उनकी त्रिज्या का अनुपात पूछता है तो R2 बराबर हो जाएगा 3/2 पाई। उसी तरह से इसमें R1 बराबर होगा पाई बटा 2 बटा पाई। देखो आप नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार फिर हम अच्छे से वे में इसको लिख दे रहे हैं, क्योंकि इसका पहला त्रिज्या जो दे, पहला परिधि का अनुपात जो दिया हुआ है 2:3 है। तो पहला परिधि का अनुपात, उसकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना, उसकी त्रिज्या। तो पहला प्रथम परिधि में जब देखते हैं मेरे भाई, प्रथम परिधि में क्या है, प्रथम परिधि में जो दिया हुआ है उसका परिधि कितना दिया हुआ है, उसका परिधि जो दिया हुआ है 2 पाई आर होता है हम लोग फॉर्मूला। तो 2 पाई आर बराबर आपके सामने दिया हुआ है कितना, 2। पहला परिधि का अनुपात कितना है, 2, तो हम 2 लिख दिया। अब हम लोग त्रिज्या माना कि पहला परिधि का त्रिज्या R1 है, दूसरा परिधि का त्रिज्या R2 है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम R1 और R2 ज्ञात कर लें। R1 क्योंकि त्रिज्या ही ज्ञात करना है, तब R1 इसको मानते हैं। तो R1 बराबर मेरे दोस्त 2/2 पाई। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 1/पाई हो गया। इतना बात समझ में आया। R1 का वैल्यू 1/पाई आया। दूसरा परिधि में जब देखते हैं, दूसरे परिधि में दूसरा का परिधि क्या, दूसरे वृत्त में जब परिधि के पास हम लोग जाते हैं तो इसका वैल्यू दे रखा है 3 दे रखा है, यानी इसका भी 2 पाई R2 होगा। 2 पाई R2 बराबर क्या दिया हुआ, 3। तो यानी R2 बराबर होगा 3/2 पाई। यानी पहला त्रिज्या निकाल लिया, दूसरा का त्रिज्या निकाल लिया। पहले वृत्त में त्रिज्या निकाल लिया, दूसरे वृत्त में त्रिज्या। अब ये त्रिज्या का अनुपात, यानी हम कह सकते हैं त्रिज्याओं का अनुपात होता है। अनुपात का मतलब बटा। तो पहला त्रिज्या है 1/पाई है, ठीक है। अब बटा दूसरा त्रिज्या है 3/2 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चल गया, 3 नीचे आ गया, यानी 2:3 आ गया। इस तरह से आपकी त्रिज्या का जो अनुपात आया, पहले वृत्त में जो परिधि दिया हुआ था 2 पाई R1 हमने माना, उतना बर्फ का वैल्यू 2 दिया हुआ था। दूसरे वृत्त में परिधि जो दिया हुआ था 3 दिया हुआ था, तो 2 पाई R2, दूसरे वृत्त के त्रिज्या हमने R2 लिया, R2 ज्ञात किया, R1 ज्ञात किया, और हम कह सकते हैं त्रिज्या का अनुपात। तो पहले फर्स्ट वाला को रखते हैं, R1 को रखा, फिर उसके बाद हम लोग R2 को रखा, दोनों को डिवाइड किया। अनुपात का मतलब
मतलब ही होता है बटा। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। जैसे x अनुपात y आपसे कहता है तो इसका मतलब x बटा y को हम x अनुपात y लिख सकते हैं। इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब इतना बराबर इतना लिख सकते हैं तो इस वे में भी हम लिख सकते हैं। और इसके त्रिज्या का अनुपात 2:3 आया। इस तरह से आज के क्लास का वृत्त से रिलेटेड प्रॉब्लम जो दूसरा नंबर क्वेश्चन एंड हुआ। कहीं पर कोई टेंशन आपको नहीं होना चाहिए। चलिए, इसका नहीं होना चाहिए तो इसको उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कितना देखने जा रहे हैं? 3 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं मेरे दोस्त, 3 देखने जा रहे हैं। अब उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल जो का अनुपात इतना है। ये कहता है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्तों का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल का अनुपात जो दे रखा है, क्षेत्रफल का अनुपात, वही पैटर्न का क्वेश्चन है। कोई भी ज्यादा हार्ड नहीं है। 4:1 है तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो त्रिज्या का अनुपात बताना है। त्रिज्या का अनुपात बराबर भाट। त्रिज्या का अनुपात बराबर भाट। तो देखो मेरे भाई, सब वही पे परिधि पर से जिस तरह से अभी कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन को बनाया, ठीक उसी तरह से ये प्रॉब्लम भी आपके सामने बनेगा। कोई भी हार्ड नहीं है। कहता है कि दो वृत्त, यानी पहला वृत्त का अगर क्षेत्रफल 4 है तो दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल 1 है, क्योंकि अनुपात के रूप में है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल यदि 4 है और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? 1 है। तो हम लोग मान लेंगे मेरे भाई कि दो वृत्त है, यानी इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो अलग अलग है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर त्रिज्या भी इसका जो होगा अलग होगा। यानी पहले वृत्त का त्रिज्या हम r1 मानते हैं, दूसरे वृत्त का त्रिज्या r2 मानते हैं। उसके रिस्पेक्ट में हम जब देखते हैं दो वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, तो यानी दो वृत्त का क्षेत्रफल एक का 4:1 है तो 4/1 लिख सकते हैं। अब ये जो हो गया मेरे भाई, ये पहला वृत्त हो गया। पहला वृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया, ठीक है। पहले यानी वृत्त में लिख देंगे, इतना लिख देंगे वृत्त में। पहला वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा और ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। बात समझ में आया? दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हम फॉर्मूला मालूम है, पहला वृत्त यानी पाई r स्क्वायर r1 का स्क्वायर, और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई r2 का स्क्वायर। इतना कर सकते हैं। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। जब नहीं होना चाहिए तो पाई से पाई कट गया। अब 4/1 यानी हम कर सकते हैं r1/r2 का स्क्वायर, पूरे पर कर देंगे r1/r2। अब स्क्वायर जब इक्वल की इस साइड में आता है तो रूट में आता है, यानी 4/1 और ये हो गया r1/r2। अब ये बाहर निकलेगा तो 2/1 यानी r1/r2 बराबर इतना आया। तो इसलिए क्या होगा मेरे दोस्त? r1 अनुपात r2 बराबर होगा 2:1। इस तरह से इसका आंसर आया कि जब दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात 2:1 आएगा। इस तरह से एक नंबर का क्वेश्चन ऐसा आने का चांस बहुत रहता है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि जहां पर देखिएगा कि यहाँ 4:1 है तो 4 जो 2 क्या हो गया? 1 हो गया। इस वे में होगा। या आपके सामने रहे क्षेत्रफल आपके सामने 25 है और 36 है तो यानी 5:6 हो गया इसकी त्रिज्या। बात समझ में आया? यदि आपका क्षेत्रफल 64 है और 81 रहे तो इसका मतलब हो गया मेरे दोस्त 8:9 आ जाए, क्योंकि इस वे में कैलकुलेशन करी गई। ये पूरा रूट के अंदर आ जाएगा और रूट से जब बाहर निकलेगा तो 64 8 हो गया, 81 9 हो गया। इस वे में आप समझेंगे तो काफी फास्ट वे में आप कैलकुलेशन विदाउट कॉपी पेन इन पर यूज किए आप बना लेंगे। माइंड में ही आप कैलकुलेशन कर लेंगे। यदि उतना आपका कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग रहेगा तभी ये सफर आप जा सकते हैं, वरना आपको सफर में काफी परेशानी, काफी मुसीबत होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस वे में हम समझ जाएंगे। पहले वृत्त का क्षेत्रफल इतना था, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल 1 दे रखा था। ठीक है, पहले वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हम लोग इतना लिख सकते हैं, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल इतना लिख सकते हैं। अब उसके हिसाब से हम लोग बना लेंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर अब 4 जाएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या जाएंगे? 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। आप बिल्कुल टेंशन मत लें, बिल्कुल फ्री माइंड होकर पढ़ें, क्योंकि जो है मैं बार बार कह रहा हूँ क्लास में काफ़ी दम है आज के, इसलिए आज की क्लास को अच्छे वे में समझना है। कहता है कि यदि एक परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर है, कहता है कि ये वृत्त में देखता है एक परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में क्या है? बराबर है। एक परिमाप जो है, परिमाप और क्षेत्रफल, और क्या मेरे दोस्त? क्षेत्रफल जो है एक परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर है।
संख्यात्मक रूप में बराबर है, संख्यात्मक रूप में बराबर है। तो आगे कह रहा है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या बराबर भाट है। एक पर वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या है? भाट है। देखिए अब कैसे होगा, संख्यात्मक रूप में बराबर है, कहने का मतलब कि एक परिमाप जो है वो जो है मतलब क्षेत्रफल के बराबर है। और संख्यात्मक का मतलब मेरे दोस्त कि यदि परिमाप आया है वृत्त का 1 तो यहाँ पर क्षेत्रफल भी इसका क्या आएगा? 1 आएगा। ये एक संख्या में हो गया तो इसी को हम लोग संख्यात्मक कहते हैं। लेकिन हम इस वे में हम इसका त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, इस रूल को मैं बताना चाहता हूँ आपको। भाई मेरे परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या है के रूप में बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये बताना है आपको। और संख्यात्मक का मतलब कि कोई आपको संख्या एज ए समझ सकते हैं, यदि परिमाप 20 है तो क्षेत्रफल भी क्या है? 20 है, वो संख्यात्मक रूप में बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वृत्त में जब हम लोग बात करें, हम लोग किस में बात करें? वृत्त में। किस में पढ़ रहे हैं टॉपिक? वृत्त में। तो वृत्त में कहते हैं, प्रश्न से ये बात कहा जा रहा है, प्रश्न से कि परिमाप बराबर क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। परिमाप बराबर क्षेत्रफल। किसका परिमाप? वृत्त का टॉपिक है तो वृत्त में परिमाप जो है क्षेत्रफल के बराबर था। वृत्त का परिमाप बोलो या परिधि बोलो या परिसीमा बोलो, बातें सेम। आपको मैं बता दे तो परिमाप का मतलब जितना जो आदमी सफर करता है, जहां से चलना स्टार्ट किया वहीं आके रुका, इसमें जितना दूरी किया उसी को हम लोग परिमाप वृत्त में समझते हैं। तो परिधि जिसको कहते हैं, ठीक है। तो वृत्त की परिधि और परिमाप के लिए फॉर्मूला 2πr होता है और इसका क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है πr² होता है ना। अब ये दोनों जो है दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है। अब पाई से पाई इंड हो गया, पाई से पाई इंड हो गया, एक आर से एक आर चल गया, तो डू बराबर आर बचा। यानी हम कह सकते हैं कि यह जो आर बराबर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। और यही आपसे चाह रहा था कि इसका त्रिज्या कितना होगा, तो काफी आसानी वे में आप त्रिज्या बता दीजिएगा कि इसका त्रिज्या 2 होगा। बात समझ में आया? इस तरह से 2 इसका त्रिज्या 2 यूनिट आएगा। बात इसी तरह से 2 यूनिट आएगा। यानी ऑप्शन इसका जो है मात्रक में दे रखा है, तो आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि ये संख्यात्मक रूप से बराबर ही, इसमें जो है सेंटीमीटर मीटर का चर्चा नहीं है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं हम लोग। मैं अभी तक जितना भी बता रहा हूँ सब आपका NCERT का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि एक वृत्त की जो है 2 वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, एक से अधिक त्रिज्या तो त्रिज्याएं लिखेंगे, त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और जो है आगे कह रहा है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। परिधि के योग के बराबर है। आइए, इस क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको हम लोग समझते हैं। बराबर, इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। ठीक है, इतनी बात को हम लोग समझते हैं कैसे क्या बनेगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई। एक बार क्वेश्चन को मैं आपसे हाईलाइट कर देता हूं कि 2 वृत्त है। पहला कंसेप्ट क्लियर कि इसमें वृत्त 2 है तो त्रिज्या भी 2 होगी। बात समझ में आया? एक त्रिज्या R1 होगी तो दूसरी त्रिज्या R2 होगी। यहाँ तक क्लियर। उसके त्रिज्या जो एक का दिए हुए 19 सेंटीमीटर, यानी R1 का वैल्यू 19 है और R2 का वैल्यू 9 सेंटीमीटर है। इतनी बात समझ गए। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले रूल कहता है, मैथ अगर पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन को डिप में जाकर बाहर निकालो। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा उस चीज को पहले आप समझिएगा, तभी अच्छे वे में एक मैथ को बना सकते हैं, एक आंसर को ला सकते हैं। ठीक है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अब ऑलरेडी आपका टेंशन होगा कि ऑलरेडी त्रिज्या दे रखा, अब कौन सा वृत्त होगा तो जो त्रिज्या ज्ञात करेंगे। यानी उस वृत्त का सेंस ये कहता है मेरे भाई कि कोई एक अन्य वृत्त, यानी कोई 2 वृत्त दे रखा तो तीसरा वृत्त का मालूम करना है। किसका मालूम करना है? तीसरा। यही की त्रिज्या, इस यहीं पर टॉपिक
को पकड़ लेंगे तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। आप ये मत समझिएगा कि त्रिज्या दे रखा तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये दो वृत्त का त्रिज्या आपके सामने है, तो उस वृत्त का त्रिज्या का मतलब अगला वृत्त यानी दो के अलावा जो तीसरा वृत्त होगा उसको ज्ञात करना। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका परिधि जो ये इसका तीसरा वृत्त का जो परिधि होगा इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि जो थर्ड वाला जो वृत्त का परिधि होगा ये फर्स्ट वाला वृत्त का जो फर्स्ट वृत्त का परिधि और साथ ही साथ जो है मेरे दोस्त प्लस सेकंड वृत्त का परिधि, इन दोनों परिधि के जो है योग के बराबर है, इन दोनों परिधि के योग के बराबर है। यानी थर्ड वाला का जो परिधि होगा वही परिधि फर्स्ट और सेकंड के योग के क्या होगा, बराबर होगा। इतनी बात आप समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से मैं कहता हूं कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात करें, यानी थर्ड वाला तीसरा, क्योंकि दो वृत्त तो ऑलरेडी काम हो ही रहा, दो वृत्त इसमें है ही दे रखा, तीसरा वृत्त का परिधि ज्ञात करें। तो तीसरा वृत्त का परिधि जो होगा ये दोनों फर्स्ट वृत्त और सेकंड वृत्त के योग के क्या होगा, बराबर होगा। अब हम लोग देखते हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट वृत्त का परिधि जो है के लिए फॉर्मूला 2πr होता है। अब ऐसा मत लगा देना कि फर्स्ट वृत्त है तो इसका अलग फॉर्मूला होगा और उसका अलग होगा, ठीक है। यहाँ पर त्रिज्या में खाली चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट वृत्त है तो इसको हम लोग r1 2πr1 कर देंगे और यहाँ पर सेकंड वृत्त है तो 2πr2 कर देंगे। इतना बात समझ में आया? और ये जो कोई थर्ड वृत्त है और इसी का मुझे त्रिज्या ज्ञात करना है, इसी थर्ड वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना, तो हम लोग थर्ड वृत्त के लिए हम लोग इसका जो परिधि माना 2πr मिला। यहाँ तक प्रॉब्लम में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ तक समझने में किसी तरह का कोई परेशानी टेंशन नहीं होनी चाहिए। कैसे हम अरेंजमेंट किया ये चीज़ आपको समझना, अगर ये चीज़ समझ जाते हैं तो समझिए मैथ आपके लिए काफ़ी आसान है, काफ़ी अच्छे वे में मैथ को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब 2πr1 और 2πr1 2πr2, अब यहाँ पर मेरे दोस्त 2πr हमने क्या ले लिया, कॉमन। यहाँ पर देख रहे हैं 2π इसमें भी है 2π इसमें भी है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, 2π इसमें भी है 2π इसमें भी है। अब r1 जो है त्रिज्या पहला वृत्त का 19 सेंटीमीटर, r1 की जगह, r2 की जगह 9 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कॉमन लेंगे तो r1 प्लस क्या बचेगा, r2 बचेगा। इतना तो आप कर लीजिएगा, उम्मीद है जब कर लीजिएगा भाई तो 2π हो गया, r1 का वैल्यू 19 हो गया और r2 का वैल्यू 9 हो गया, तो इस तरह से 2π होगा और 19 और 9 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। बात समझ में आया? 19 है 20 और 8 क्या होगा, 28 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 2πr हो गया। इस तरह से 2π से 2π क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ भी हम कैंसिल कर सकते थे लेकिन इस सफ़र को आगे बढ़ा के भी कर सकते हैं, कहीं पर टेंशन इतना तक नहीं होनी चाहिए। जब नहीं होना चाहिए तो r का वैल्यू आपके सामने जो बच गया वही संख्या r बन जाएगा, वही संख्या r का मान ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर आपके सामने आया। जो तीसरा वृत्त होगा, जो उस वृत्त होगा उसका त्रिज्या जो होगा मेरे भाई 28 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आया? इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट बन गया, कहीं पर कोई परेशानी यहाँ तक नहीं हुआ। चलिए आप इसको राइट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग इसे हटाते हैं, अगला क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो देखने जा रहे हैं वो 6 देखने जा रहे हैं। कहता है कि दो वृत्त की त्रिज्या इतना इतना है, इसके क्षेत्रफल का योग क्या होगा। उस त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी अब देखो परिधि आ गया था, अब क्षेत्रफल आ जाएगा, तो कोई भी टेंशन मत लेना। यहाँ पर कह रहा है, मैं क्वेश्चन को लिखता नहीं हूँ, सिर्फ मौखिक वे में आपको समझा देता हूँ कि दो वृत्तों का क्या कहता है कि दो वृत्तों का त्रिज्या क्रमशः इतना है। यानी पहली वृत्त का त्रिज्या r1 जो है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और r2 जो है मेरे भाई ये क्या है दे रखा है 6 सेंटीमीटर है, इतना दे रखा, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि परिधि जब पूछ रहा था तो 2πr किए और 2πr बराबर 2πr1 प्लस 2πr2, दो को जोड़ रहे हैं तो तीसरा निकल रहा है। ठीक उसी तरह से इसमें भी जब हम लोग दो के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, एक का क्षेत्रफल का नाम πr² और r1 का स्क्वायर और एक का क्षेत्रफल का नाम πr2 का स्क्वायर, इतना होगा ना, और इतना बराबर हो जाएगा πr²। यानी एक का 8 सेंटीमीटर दिया हुआ और एक का 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ। अब देखो यहाँ से कुछ भी
ना करना है, पाई को कॉमन लेना r1 का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया r2 का स्क्वायर, इतना कर देंगे। जब आप इतना कर देंगे तो ये पाई r स्क्वायर, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया। पहला वैल्यू r1 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर हो गया, r2 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर हो गया। इतना समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8 का स्क्वायर होता है 64 है, 6 का स्क्वायर होता है 36, 64 है 36 को जब आप ऐड करिएगा तो 100 आएगा, और 100 बराबर जो किसके बराबर आएगा आर स्क्वायर के बराबर। और यह जो आपको मालूम होना चाहिए थर्ड वृत्त है, और यह जो आपको मालूम होना चाहिए फर्स्ट है, और ये क्या है सेकंड है। तो सेकंड वृत्त का क्षेत्रफल को लिए r2 हमने माना है उसका त्रिज्या, फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल के लिए निकालने के लिए उसके त्रिज्या को r1 माना, और जो थर्ड निकाल रहे हैं वो पाई r स्क्वायर माना। इतना भी कर सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। जब ना होना चाहिए तो इसलिए r बराबर मेरे भाई ये स्क्वायर है तो रूट में आ जाएगा यानी 10 आ जाएगा। इस वृत्त का त्रिज्या क्या है 10 आ गया। आप याद रहे प्लस माइनस निकलता है, लेकिन प्लस माइनस यहाँ पर जब माइनस में 10 कभी ना होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती है, त्रिज्या निगेटिव नहीं होती। यदि त्रिज्या निगेटिव होगी तो वह क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए समानता हम लोग प्लस वाले वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं। इतना बात आपका छोटी सी बारीकी नॉलेज आपको होना चाहिए। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपके सामने बन गया, कोई झमेला कोई उलझन नहीं हुआ। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन के पास आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई उसको भी हम एक बार अच्छे वे में समझ जाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक अब आएगा क्या चक्कर से रिलेटेड हो सकता है, इस टाइप में बात आ जाए। जितना भी बात था टाइप का यही तक से आपका आएगा एग्जाम में, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन एक चक्कर वाला समानता क्वेश्चन पूछता है तो वो क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। चक्कर से क्या बात रहेगा। एक गाड़ी के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है। एक जो गाड़ी है उसका गाड़ी के पहिए का व्यास, एक गाड़ी जो है मेरे भाई इसके पहिए का जो व्यास है, पहिए का व्यास, एक गाड़ी के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 56 सेंटीमीटर है। तो इसमें बताता है 56 सेंटीमीटर है एक गाड़ी के पहिए, तो 1200 चक्कर में पहिया कितना दूरी तय करेगा। तो 1200 चक्कर में वह कितना दूरी तय करेगा। 1200 चक्कर में वह कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से आपका है, बहुत प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में देंगे। ठीक है, अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। एक गाड़ी है, याद रखें गाड़ी जो होता है गोलाकार पहिया होता है, और वह गोलाकार पहिया जो होता है वृत्त का भाग होता है। वृत्त से रिलेटेड वह आकृति होती है, चेहरा होता है, चित्र होता है, बनावट होता है, इमेज होता है। इतना बात समझ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक गाड़ी का पहिया का व्यास 56 सेंटीमीटर है। तो गाड़ी का पहिया गोलाकार होता है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये टॉपिक वृत्त का है, यानी वृत्त में इसका जो व्यास है मेरे भाई वो कितना दे रखा है 56 दे रखा है, यानी 2r बराबर क्या दे रखा है 56। तो यहाँ से 2 से 56 किया तो 28 आया, यानी r का वैल्यू जो आया वो 28 सेंटीमीटर आया। क्या है 28 सेंटीमीटर। इतना तक तो कर लेंगे। यहाँ तक इस व्यास के सहायता से हम r का वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, जो मैंने आपके सामने निकाल दिया आप देख रहे होंगे। यदि आपका बंद आंख है तो खोल लीजिए, क्योंकि यही सब चीज आपका फ्यूचर को खोलेगा, यही सब चीज आगे चल के आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इधर उधर ध्यान करिएगा तो फिर भटक जाइएगा, फिर इधर से ना कोई बताएगा, फिर टेंशन में होंगे, रोएंगे, समझेंगे पहले यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो r बराबर 28 सेंटीमीटर। अब ये कहता है 1200 चक्कर में वह कितना दूरी तय करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि चक्कर से रिलेटेड बात को कैसे समझा जाता है। ये चक्कर होता क्या, चक्कर एक आता है कि आदमी चल रहा फिर गिर गया, एक चक्कर होता है। दूसरा चक्कर होता है कि कोई भी और भी चीजों में होता है, समाज में देखते होंगे कहीं ना कहीं कोई बात का अगर चक्कर होता है वो चक्कर होता है। ठीक है, एक चक्कर होता है आपका क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वृत्त का चक्कर है, यानी पहिया का चक्कर है। एक चक्कर पहिया का चक्कर है, गाड़ी का जो पहिया उसके बारे में चक्कर। तो यहाँ पर चक्कर समझेंगे, टक्कर ना समझेंगे, इतना बात समझेंगे। अब ये चक्कर में क्या होता है कि याद रहे चक्कर का सेंस यह हुआ कि हमने परिधि का डिफिनेशन किया था कि जहाँ से जिस बिंदु से कोई पथ पर चलना स्टार्ट होता और वहीं से आके खत्म हो जाए तो उसी को हम लोग चक्कर के नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं चक्कर कहते हैं।
तो यहाँ से दूरी स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आके जहाँ से शुरुआत होता है वहीं पर आके ख़त्म हो जाता है। तो उसी परिधि को, उतना दूरी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उसी दूरी को हम लोग परिधि के नाम से जानते हैं। और जितना से स्टार्टिंग होता है उतना से आकर ख़त्म हो जाता है एक बार में, तो हम कह सकते हैं कि एक चक्कर हो गया। हम क्या कह सकते हैं, एक चक्कर हो गया। इतनी बात समझ में आया। तो एक चक्कर जब हो गया तो एक चक्कर में जो दूरी जो तय करेगा वो 2πr करेगा, यानी एक चक्कर में दूरी जो तय करेगा 2πr। इसका मतलब एक चक्कर में जो दूरी होगा वो परिधि के बराबर होगा। इसका मतलब एक चक्कर में दूरी जो कितने किसके बराबर, परिधि के बराबर। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिस वे से, जिस पॉइंट से चलना, कोई बिंदु से चलना स्टार्ट होता और वहीं पर आके रुक जाते हैं, तो उस बिंदु को चलने की जो दिशा होती है, चलने का जो दूरियां होती है, वह आपका एक चक्कर कहलाता है। और वह जो एक चक्कर होता है जिसे हम लोग परिधि के बराबर होता है, वह एक चक्कर किसके बराबर होता है, परिधि के बराबर। तो हम कह सकते हैं इसमें 1200 चक्कर में कितना दूरी तय करेगी। तो इस बात से पहले हम लोग जानते हैं, चूंकि एक चक्कर में पहिया जो है, एक चक्कर में पहिया 2πr जो है, 2πr की दूरी तय करता है। 2πr की दूरी करता है। ये कैसे तय करता है आपको मालूम होना चाहिए। एक चक्कर में पहिया द्वारा तय की गई दूरी 2πr। एक चक्कर में पहिया द्वारा तय की गई दूरी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक चक्कर में पहिया द्वारा तय की गई दूरी बराबर जो हो गया 2πr। एक चक्कर में पहिया कितना दूरी कर रहा है, 2πr। जो समझ गया, पूरी तरह से आप समझ गए होंगे, उम्मीद है किसी तरह कोई टेंशन नहीं होगा। तो एक चक्कर में पहिया 2πr की दूरी कर रहा है, तो 1200 चक्कर में कितना करेगा, 1200 चक्कर में और ज्यादा करेगा। समानता हम जनरल में, मौखिक में हम समझ सकते हैं। कोई आदमी एक बार में 1 किलोमीटर जा रहा है, तो 12 बार में कितना जाएगा, 12 किलोमीटर जाएगा। बात समझ में आया। कोई आदमी एक बार में 10 किलोमीटर जा रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं 10 बार में कितना जाएगा, तो 10 गुने 10, क्योंकि वहां पर क्या और ज्यादा जाएगा, तो ज्यादा के सेंस में हम लोग गुना करते हैं। ज्यादा के सेंस में क्या करते हैं, गुना। तो 12 चक्कर लगाने यानी 12 गुने 2πr। तो जब 12 गुने 2πr किया तो 2 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 किया, और r यहां पर आया है, जो आपने निकाला है, कैलकुलेशन किया है, तो वहां पर r का वैल्यू 28 आया है ना। तो यहां पर 28, 7 चौके क्या हो गया, 28 हो गया। अब आपके सामने 12 हुआ, 2 हुआ, 22 हुआ और ये 4 हुआ। तो यहाँ पर इसको आप गुना कर देंगे, ये दूरी है, तो इतना आपका आ जाएगा सेंटीमीटर। इतना क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। आप गुना करेंगे, 12 दूनी 24, और 24 में 4 से गुना करेंगे, और 4 में 22 से गुना कर देंगे, तो आसानी वे में आ जाएगा इतना इसका आंसर। आप गुना करके हमें कमेंट में बताएं कि कितना इसका आंसर आएगा। और आज की क्लास को यहीं पर पूरी तरह से समाप्त करते हैं। हमेशा के लिए वृत्त से रिलेटेड बात आपका एंड कर दिया। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा यही पैटर्न रहेगा, इससे आगे कुछ भी नहीं रहेगा। तो ठीक है, आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कहीं तक कोई परेशानी आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो आज के क्लास में पूरी तरह से पृष्ठ क्षेत्रफल एंड हुआ। फिर हम लोग कल मिलेंगे। अब क्या करना है आपको, जितना भी पढ़ाया गया है उसको अच्छे से बना लेना है, उस पर प्रैक्टिस कर लेना। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको देख लेना, ठीक है। बस इतना ही करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे। क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। बाय। ये सब में कंजूसी नहीं करना, कंजूसी करेगा हाथ पैर काम ना करेगा।